कि भगत सिंह मेरा भी रोल मॉडल रहा है। जवानी का उद्देश्य ये होता है कि बंधन मुक्त हो जाएं। किताबों का जो शौकीन था, हाँ, पिस्तौलों का शौकीन नहीं था। हाँ। तो जब ये किताब लोगों में आई तो ये किताबें झूठी हैं, मुझे फांसी लगा दी जाए। तो जब हम गांधी को बदनाम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा। आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज पॉडकास्ट। सिटी न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान बने हैं हमारे क्षेत्र की आन बान और शान, हमारे एरिया से। खैर किसी परिचय का मोहताज नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंधरा जी। डॉक्टर गुरप्रीत सिंधरा जी के जीवन के बारे में आपको बता दूं, ये एक महान राइटर भी हैं, नाटककार भी हैं, कवि भी हैं, संगीतकार भी हैं और हमारे एरिया के, हमारे क्षेत्र के बड़े ही सीनियर, बड़े ही पुराने होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं। हमारे समाज की सेवा कर रहे हैं, अपनी डॉक्टरी से, अपनी कलम से हमारे समाज की सेवा कर रहे हैं, अपनी कला के माध्यम से हमारी सेवा करते रहे हैं। उम्र करीब इनकी 70 साल के करीब हो गई, लेकिन आज भी जो इनमें जोश है वो जवानी वाला है। लगातार हमारे समाज की सेवा में जुटे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। इनके पिताजी, वो भी इसी तरह समाज की सेवा करते रहे। इनका एक बेटा भरी जवानी में इस दुनिया को अलविदा कह गया। वो भी जाते जाते अपनी कला के माध्यम से हमारे समाज की सेवा करता रहा है और करके गया है। कहीं ना कहीं हम भी उसको, इनके बेटा जो आज इस दुनिया में नहीं रहा, हमारे बीच नहीं रहा, पद्म सिंधरा को श्रद्धांजलि भी देंगे और कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के जरिए उनको भी जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। सो बड़े ही एक महान हस्ती है हमारे साथ। इस समाज की जो सेवा की इन्होंने इतने साल और आगे लगातार कर भी रहे हैं। सो आज तमाम जानकारी, तमाम बातें करेंगे, तमाम चर्चा करेंगे डॉक्टर गुरप्रीत सिंधरा जी से। सिंधरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सुंदर छाबड़ा जी। आप में से मैं अपने बेटे को भी देख रहा हूँ। आपने मुझे यहाँ स्टूडियो में आने का मौका दिया, मुझे बातें करने के लिए आपने बुलाया है। तो आपके मन में जो भी सवाल होगा तो आप मेरे से निशंक होकर पूछ सकते हैं। जी जी। हाँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी कोई महान नहीं बना। महान बनना तो आने वाली पीढ़ियां ही फैसला करती हैं। अपना काम कर रहा हूँ, कर्म करना मेरा एक धर्म है, मेरा अकीदा है। सीख रहा हूँ, सीखते सीखते जो नई बातें आती हैं और जो समाज में गलत रुझान हो रहा है उनको कैसे रोका जाए, कैसे नौजवानों को, आज नौजवान नशों के ऊपर, हथियारों के ऊपर और महंगी महंगी गाड़ियों में और कितना कुछ हो रहा है। ये सभी चीजें मुझे कुरेदती हैं, मुझे तंग करती हैं। भी कहाँ हमसे गलती होगी, हम बड़े हैं जी। कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है कि हम नौजवानों को सही सेध नहीं दे सके। जी जी जी। तो वो जो सेध नहीं दे सके उसके लिए आज मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहूंगा। अगर मेरे से कुछ बातें निकल पाई कि नौजवानों को मैं प्रेर सकूं तो आपका धन्यवाद होगा। आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। जी। आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह को लेकर। हाँ जी। शहीद भगत सिंह हमारे नौजवानों के रोल मॉडल भी हैं। हमारे नौजवान पीढ़ी जो है हीरो भी समझती है, कहीं ना कहीं उनको हीरो भी मानती है अपना। असल में शहीद भगत सिंह क्या थे, उनका क्या रोल था और देश में क्या कुर्बानी में उनका क्या रोल रहा है? छाबड़ा जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है भगत सिंह के बारे में जानने के लिए। जी। हमारे हिंदुस्तान की जो आज़ादी आंदोलन के से अब तक लगभग पिछले 100 साल को अगर हम ले लें तो दो शख्सियतें, एक महात्मा गांधी और एक शहीद भगत सिंह, ये दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनको हर किसी ने हर परिस्थिति में इनको अपना आसरा बनाया है, अपना रोल मॉडल बनाया है। जी। ना हम
हिंदुस्तान वाले गांधी को पूरी तरह फॉलो कर सके हैं, ना हम भगत सिंह को। और दोनों शख्सियतों के बारे में बहुत से भ्रम, बहुत सी दांत कथाएं बनाई भी गई हैं। और कमाल की बात देखिए कि भगत सिंह मेरा भी रोल मॉडल रहा है। 1970 से मैं, जब ये मोगा गोलीकांड हुआ है, तब से मैं ये जो वामपंथी लेफ्टिस्ट विचारधारा है उससे प्रभावित होकर आया। तो वो प्रभाव जो है वो मुझे लाने वाला भगत सिंह ही था जी। हर नौजवान को भगत सिंह, जैसे आपने कहा है कि रोल मॉडल है। तो अब जब जवान होते हैं तो हर जवान जो है वो अपने समय के कायदे कानून, अपने बंधनों को तोड़ना चाहता है। जवानी का उद्देश्य ये होता है कि बंधन मुक्त हो जाएं, आजाद हों। वो आजादी कैसी भी हो, वो आजाद होना चाहते। इसलिए भगत सिंह आज भी नौजवानों का एक नायक है। दूसरी तरफ महात्मा गांधी भी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पहुंचते हैं। उनका सफर लंबा है, उम्र लंबी है। तो वो भी अपने बंधन, उस समय के जो भी बरतानवी हुकूमत थी, उन बंधनों से मुक्त होने के लिए उन्होंने अलग तरह का रास्ता अख्तियार किया, भगत सिंह ने अलग। अब ये होता है कि जवानों को जो गर्म मजाज के फट से कोई रिजल्ट मिल जाए जी, तो ऐसा प्रचार भगत सिंह के बारे में ज्यादा किया गया कि शायद ये ठूठा हथियार चलाना और जो दुश्मन है उनको खत्म कर देने में विश्वास करने वाला एक नायक था। और वो ही ज्यादा, चाहे वो इतिहासकार हैं, चाहे कथाकार हैं, चाहे राजनीतिक हो, उन्होंने भगत सिंह के साथ ये बहुत बड़ी बेइंसाफी की है कि उसको एक कल्ट बना दिया, हीरो तो बना दिया है। उसके हाथ में पिस्तौल वाली तस्वीरें, लेकिन उसके हाथ में जो किताब का जिक्र, छाबड़ा साहब 23 साल की उम्र में वो शहादत पा जाता है, लेकिन अगर उसकी जेल डायरी और जो उस समय के जब इनके ऊपर मुकदमा चला है लाहौर साजिश कांड का, जिसमें इनके ऊपर कत्ल केस चला, वो लगभग 2 साल तक इनके ऊपर वो केस चला, जेल में रहे। 2 साल में कितनी किताबें इन्होंने पढ़ी हैं जी, उसकी सारी लिस्ट आपको नेशनल आर्काइव्स में मिल जाएगी जी, पाकिस्तान के म्यूजियम में पड़ी, क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो भी जेल में वो किताबें मंगाते थे विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटी अंदर आती थी। तो वो किताबों का भूखा जी, हथियार के बारे में वो तो जरूरत के हिसाब से चलाया, लेकिन असल भगत सिंह को अगर जानना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें वो भगत सिंह ढूंढना पड़ेगा जिसके हाथ में हमेशा ही किताबें रहती हैं जी जी। आपने भी सुना होगा, फिल्मों में भी दिखाया जाता है, हर कोई कहता है कि जब वो, यहाँ तक कि जिस दिन उनको शाम को फांसी लगवानी है, लगनी है जी, उस समय भी वो आखिरी मुलाकात में लेने के लिए जब आ रहा है, वो जेल का वार्डन चतर सिंह आ रहा है, तो वो कहता है जी आपको बुला रहे हैं, तैयार हो जाओ। तो वो कहता है ठहर जाइए, एक इनकलाबी दूसरे इनकलाबी से बात कर रहा है। कहने के बाद भी तब भी भगत सिंह लेनिन, जिसने रूसी इनकलाब की अगुवाई की, तो उसकी जीवनी पढ़ रहा है जी। और वो किताब देखिए कब मिली है उसको, प्राणनाथ मेहता जो उनके वकील हैं, जब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि इनको अब फांसी दे दी जाएगी जी, उस दिन जो लिस्ट लेकर आए हैं, तो 5 बजे वो किताब देकर गए हैं। उस आखिर की 10 किताबें जो मंगाई थी उनमें से ये सबसे छोटी किताब यही थी, लेनिन की जीवनी। तो वो भगत सिंह जो है ना, वो नदार्द है, वो हमारी आंखों से ओझल रखा किया गया है। वो आपके माध्यम से जो आज मैं, आपने सवाल बहुत अच्छा किया नौजवान भगत सिंह के बारे में जो मेरे से जानना चाहते, तो सबसे पहली बात तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी बात बीच में टोकूं, आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो
किताबों का जो शौकीन था, हाँ पिस्तौलों का शौकीन नहीं था, हाँ हथियारों का शौकीन नहीं था। क्या आज की जो नौजवान पीढ़ी वो किताब देखना ही नहीं चाहती भगत सिंह के हाथ में, वो कहीं ना कहीं पिस्तौल ही देखना चाहते हैं। हम गाड़ियों वो पर देखते हैं स्टिकर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ पिस्तौल दिखाया जाता है। वो कसूर नौजवानों को नहीं, जी बड़ों का कसूर होता है। जी। हम अपने घर में बच्चे को क्या ला कर देते हैं। हम्म। अगर बच्चों को हम छोटी छोटी कारों से खिलाएंगे तो वो कारों के प्रति आकर्षित होगा, कुदरत के प्रति दिखाएंगे। तो इस तरह से अगर ये जानबूझकर हमारी सोसाइटी में जी। भगत सिंह का नाम तो इस्तेमाल कर रही हैं बहुत सी ताकतें, बहुत सी, चाहे कोई, अभी गांधी को तो सिर्फ हिंसावादी और हिंसा, वायलेंस और नॉन वायलेंस के बीच रखा जाता जी है। जी जी। लेकिन भगत सिंह को तो देखिए, आप हैरान होंगे, अगर कट्टर सिख चाहेंगे तो वो उसको सिद्ध करने में लगे होते हैं कि वो एक सिख था। सिख था, बिल्कुल। जो परमात्मा को नहीं मानते, आस्तिकता में नहीं विश्वास रखते, धर्म के खिलाफ है, तो वो उसको नास्तिक सिद्ध करने में लगे होते हैं। बिल्कुल। और इसी युद्ध में अगर एक उसको पगड़ी वाला दिखाना चाहता है, मूछें उसकी खड़ी होती हैं, तो दूसरी तरफ दूसरा जो है वो उसको बिना हैट के साथ दिखाते हैं और बिना दाढ़ी के दिखाना चाहते हैं ऐसे। तो ये जो काम किया जाता है, नौजवानों को इस्तेमाल करना, नौजवान की अपनी समझ नहीं होती, उसकी समझ को हम बड़े लोग, चातर लोग, जो किस तरह से हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो ताकते। अगर हम चाहें कि भगत सिंह, आज का नौजवान जो है किताबों की तरफ जाए, तो किताबों के साथ हमें खुद को स्नेह डालना पड़ेगा। कितने घरों में किताबें हैं, कोई किताब नहीं पढ़ना चाहता, सुनी सुनाई बातों को लेकर हम बवाल करते हैं। लेकिन जो किताबें हैं, भगत सिंह ने भी जो उसका मैं नास्तिक क्यों है जी, उसकी वो चौथे पांचवें पैरे में वो लिखता है कि मैं शुरू में एक रोमांसवादी था, जैसे हर नौजवान होता है। बिल्कुल। रोमांस में ही हम रात को पैदल चल पड़ते हैं, रोमांस में ही हम दरिया में कूद जाते हैं, रोमांस में ही हम किसी से थप्पड़ भी खा सकते हैं। ये रोमांसवादी होता है। कविता उसको अच्छी लगती, गीत है, लेकिन वो कहता है कि मैं पहले रोमांसवादी था, जैसे आप, फिर मैं जैसे जैसे मुझे कुछ ठोकर लगी, समझ लगी कि समाज में गलत हो रहा है, तो मन में बगावत के विचार आए, तो बगावत से मैं एक अराजकतावादी बन गया। जी। अराजकतावादी के वो होता है कि जो किसी राज को, किसी रूल को नहीं मांगता, कहता है ये जो जितने कानून बने हैं, जो समाज में कह रहा है, ये हमें बंधन मुक्त चाहिए समाज। तो कहता है कि लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और पढ़ा, तो फिर पता चला कि ना रोमांस से काम चलेगा, ना ये राजकतावादी से। हमें सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा जी। तो वो ज्ञान, अब लड़ाई किससे है, आप किसके साथ मुकाबला करना चाहते हैं? हथियार भी तभी चला सकते हैं जब समय से हथियार की इस्तेमाल है, 24 घंटे से। तो वो, लेकिन हमारे ये हथियारों वाला कल्ट जानबूझकर पिक्चरों में भी जी, और उसकी वही जो मशहूरी की गई कि उसने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया, तो नौजवान समझता है कि मेरी कोई बेइज्जती हुई है, उसका बदला लेने के लिए किसी को मार दो, किसी को कत्ल कर दो। जबकि भगत सिंह अपने जो असेंबली कांड में जब उनका पैरवी हुई, तो स्पष्ट कहते हैं कि हम धरती के ऊपर बसने वाले हर इंसान को प्यार करते हैं जी। हम भूल कर भी किसी को नहीं मारना चाहते, किसी निर्दोष को भी नहीं मारना चाहते, ना दोषी को मारना चाहते। लेकिन क्या करें, अगर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, तो बात सुनाने के लिए हमें कोई ना कोई तो रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो वो रास्ता उन्होंने तब चुराया था कि बोलिया सुनाने वास्ते, के जो बहरे हैं उनको सुनाने के लिए हमें कोई एक बड़े धमाके की जरूरत है। तो ये आइडिया उनको कहाँ से आया है? अगर वो किताब ना पढ़ रहे होते, जब उन्होंने फ्रांस इनकलाब की और दूसरे आयरिश इनकलाबियों की किताबें पढ़ी, तभी उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे नौजवान जो हैं पहले भी हुए, उन्होंने वहां की असेंबली में बम चलाकर हुकूमत को आगाह किया था कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम ये भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि किताबें जो हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो
मैंने जब भगत सिंह को इस नजरिए से देखना शुरू किया, फिर पढ़ता गया, मैं भी पढ़ता जा रहा हूँ, अब भी पढ़ रहा हूँ। जैसे आपने मेरी उम्र के बारे में कह दिया, सुनने वाले सोचते होंगे, लेकिन मैं आज भी अपने आप को 70 साल का नहीं, 17 साल का, 17 साल वाला अपने आप को नौजवान, कभी भी मैं बिल्कुल भूखा हूँ, बिल्कुल मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल, बड़ा जोश है आप में, बड़ा जुनून है वाकई, 17 साल वाले जोश है आपके अंदर। तो छाबड़ा जी, लेकिन दुखांत क्या है कि भगत सिंह को हम्म, पहली बात तो जो उसकी विचारधारा से भी संबंधित रखते हैं, लेफ्ट जी वाले जो है, जी उन्होंने भगत सिंह को नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के हम्म, लिए पहले उसका वही इनकलाब जिंदाबाद है, भगत सराबे दे वारसो, ये खत्म कर दो। तो नौजवान पहले ऐसे गर्म नारों से उनके पास आता है, लेकिन ये रास्ता कहीं ना कहीं जाकर गलत हुआ। जी खुद भगत सिंह भी जो है, वो आखिर का अगर उनका नौजवानों के नाम जो उन्होंने खत लिखा है जी मार्च के आखिरले हफ्ते में, वो पढ़ने लायक, उसमें वो स्पष्ट कहते हैं हम्म, कि हथियारों से आप किसी को तब्दीली नहीं ला सकते, लोग आपके साथ नहीं चलेंगे जी जब तक लोगों को आप इस काबिल नहीं बना लेते कि क्यों जरूरी है ये तब्दीली लानी। बिल्कुल तो इसलिए वो नौजवानों को कहता है कि पहले आप पढ़ो, अपने पड़ोसी को पढ़ाओ, अपने आस पड़ोस में जो फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, जहाँ खेत मजदूर हैं, जहाँ किसान हैं, जो भी नौजवान हैं, उनको जाकर वो फिर बातें सिखाओगे। जी जब लोग आपकी बातों मान लेंगे, विचार आपके बदल जाएंगे, हाँ तो इनकलाब आ जाएगा, फिर हथियार भी शायद इतने ना चलाने पड़े। तो अब वो जो है जैसे जैसे आपने पीछे जिक्र किया कि आज के जो नौजवान है, कोई तो धर्म के हिसाब से उसको हैट में देखना चाहता है, कोई बसंती रंग की पगड़ी के साथ देखना चाहता है। असल में भगत सिंह का पहरावा क्या था? सच में पगड़ी थी या हैट पहनता था, क्या था? हाँ, उसके बारे में पहली बात तो जब हम इसको एक समझ में, हर आदमी कोई जन्मजात एक सर, पहली बात तो भगत सिंह जिस परिवार में पैदा हुआ वो परिवार आर्य समाजी था। जी आर्य समाजी जो, अगर वो हिंदुओं में वो एक लाइन है जो वेदों में, जो किताबों में विश्वास रखती है लेकिन पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती। सबसे बड़े, उनकी सारी किताबें पढ़ोगे तो नास्तिकता जो है, जी देवी, वो देवी देवता को नहीं मानते हुए कहते जो कुछ है आप हो। जी तो वो उस माहौल में पले बड़े, इसलिए नास्तिकता उनके अंदर आई। और लेकिन वो पंजाब में उनके दादाजी, उनके पिताजी, और तब आप हैरान होंगे छाबड़ा जी, अब तो बताया नहीं जा रहा है, जी ये जो पगड़ी वाला संकल्प आया जी पंजाब की धरती के ऊपर, जब सिख विचारधारा गुरुओं ने लाई, जी वो भी एक जुल्म के खिलाफ, बिल्कुल जहां भी ये जो ऊंच नीच या भेदभाव हो रहा है, औरतों के साथ भेदभाव है, नीची जातियों, पछड़ियों जातियों के साथ, तो उसके जी खिलाफ गुरु नानक से लेकर गुरु गोबिंद सिंह, बंदा बहादुर, या उसके बाद जब मिसले आकर जी पंजाब का महाराजा रंजीत सिंह भी बनता है, जी वो जो विकास कर्म है, अगर वो इतिहास को देखा जाए तो उसमें जो जो आर्य समाज के लोग थे, हाँ जी इन्होंने अपने सिर के ऊपर पगड़ी इसलिए बांधी थी, चाहे वो आप जो उनके जितने भी बड़े वक्ता हैं, कि हमारी संस्कृति में पगड़ी एक अपने सिर को संभाल कर रखने की एक इज्जत के साथ साथ, दूसरा ये कि अपने विचारों को सुरक्षित रखने। तो वो आर्य समाजी परिवार में रहते थे, सभी पगड़ी बांधते थे, उनके दादाजी भी उनके, लेकिन उसका मतलब नहीं कि पगड़ी बांधने वाला जो है वो सिख कह देंगे। आज पगड़ी वाले को सिख कह दीजिए, अब मेरी पगड़ी के नीचे कैसे विचार हैं, कोई पगड़ी देखकर मुझे कुछ सिख समझ ले तो शायद ये उसकी गलत फहमी होगी, हो सकता है मैं ना सिख हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी को, मैं तो वो पगड़ी बांधकर किसी भी धर्म में हो सकता है। इसलिए वो जो पगड़ी है भगत सिंह को सिख धर्म के साथ नहीं जोड़ती जी। वो उनका उस समय का, क्योंकि बहुत गर्मी होती थी जिस इलाके में वो लायलपुर और सारा, तो वो पगड़ी राजस्थान वाले भी बांधते हैं, सिंधी भी बांधते हैं, अफगानिस्तान वाले भी बांधते हैं। तो पगड़ी जो है, एक तो हमारी भौगोलिक परिस्थिति थी
जी दूसरा, उनके घर में ये सभी बांधते थे, इसलिए वो भी लगभग 1928 तक, जी 21 साल की उम्र तक वो पगड़ी बांधते हैं। जी लेकिन इसलिए वो पगड़ी वाली तस्वीर उनकी कॉलेज के समय की है, या जब वो बचपन में कुर्सी के ऊपर बैठे, आपको मिल जाएगी, कॉलेज में ड्रामे वगैरह करते थे, जी जी वो भी। अब मैं देखता हूँ कि हम जो कलाकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, जी वो जन्म से ही होते, जैसे आपने बताया मेरे बारे में। तो भगत सिंह भी जो है वो, क्योंकि उनके परिवार में उनके दादा हिकमत जी हकीम भी थे और आर्य समाज के प्रचारक थे। उनके पिता जो है वो उस समय के बहुत पढ़े लिखे हैं। एक तरफ वो बीमा कंपनी के काम करते हैं, दूसरी तरफ लोगों को राजनीतिक तौर पर सुचेत करते हैं। उनके चाचा जी सरदार अजीत सिंह जो हैं, पगड़ी समाल जट्टा वाले जो आंदोलन के जी आगू हैं, जी तो इस तरह से वो पगड़ी तो उनके सिर के ऊपर इस तरह से आई। जी फिर जैसे जैसे वो आगे आए, उन्होंने काम करना शुरू किया और खुलकर काम करना शुरू किया। जी तो फिर उनके जो बंगाल के साथी थे, जी जो गुप्त रूप से काम कर रहे थे, हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन जो थी, हाँ जिसको बाद में भगत सिंह ने फिरोजशाह कोटला में एक शब्द साथ में और जोड़ा जी कि हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं, हमारा अब नाम होगा हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जी तो तब सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों को कहा कि ये सोशलिस्ट शब्द इसलिए जरूरी है कि आप जो आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हो, आज़ादी कैसी होगी? जी क्या उस आज़ादी में बकरी और शेर एक ही जगह के ऊपर रहेंगे, कि यह सभी बराबर करेंगे? कैसे होगा? जी क्या सभी एक दूसरे को लूट कर खा लेंगे? गोरे चल गए तो दूसरे खाने शुरू कर देंगे। जी तो इसलिए वो सोशलिस्ट शब्द जब लाते हैं और एक कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं, बंगाल के इनकलाबियों को भी जोड़ते हैं, यूपी के भी इनकलाबियों को, राजस्थान के भी इनकलाबियों को वो अपने साथ मिलाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, कितना वो घूम रहे हैं, जी हैं? तो वो एक, तो तब उनके साथियों ने उनको ये सलाह दी कि अब आप गुप्त रूप से काम करना है, इसलिए आपको अपना स्वरूप, अपनी जो चेहरा मोहरा इस तरह से कर लो कि आप जैसा भी बनना चाहो बन जाओ। जी तो तब फिरोजशाह कोटला, वो सितंबर महीने में वहाँ 28 सितंबर को होती है जो जी मीटिंग होती है, तो जब वहां से वो वापस लाहौर को आ रहे हैं, तो फिरोजपुर शहर में जी उनके ही एक इनकलाबी दोस्त थे डॉक्टर विजय कुमार, जी उनके क्लिनिक के ऊपर उन डॉक्टरों ने, तो दो साथियों ने मिलकर उनके जो है बाल और दाढ़ी जो है वो क्लीन शेव कर दी। और इसके बाद वो गुप्त रूप से ही सामने आते हैं। जी और जब उन्होंने वो सैंडर्स कत्ल केस में वो कत्ल करने गए हैं, जी तो वो अपना हुलिया बदल कर गए हैं। बिल्कुल यही कारण है कि भगत सिंह को कोई भी पहचान नहीं सका पुलिस रिकॉर्ड में, क्योंकि पुलिस में पहले वो एक सिख स्वरूप में 1927 में उनको, जो आप वो बार बार देखते हैं, एक फोटो देखी होगी आपने, जी वो एक सरदार जी हैं, पुलिस वाले डीएसपी हैं, जी तो वो उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, जेल में एक टूटी हुई खाट के ऊपर बैठे हैं, सिर जूड़ा है, दाढ़ी है। जी जी तो उस स्वरूप में पुलिस रिकॉर्ड में उनका जिक्र है। अब उसके बाद उनका जिक्र कहीं नहीं आता, कहाँ लोप हो गए, क्या एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो वो इस तरह से रहते, कहीं भी गए, जब वो बंगाल में गए कत्ल करते समय, अगर चंद्रशेखर आजाद जो है वो एक पंडित का पहरावा जी और राजगुरु जो एक नौकर बनकर उनके साथ जा रहे हैं, और भगत सिंह जो है हैट और एक बकायदा गोरों जैसा कोट पैंट पहनकर, साथ में जो उनके दुर्गा भाभी निकलती है वो भी एक मेम का ड्रेस। इस कारण के इनकलाबी लोगों ने ये जो पहरावा है अपने बचाव के लिए किया, ना कि किसी धर्म को दिखाने के लिए। अगर उनकी पगड़ी है या उनका हैट है या दाढ़ी नहीं है, तो ना उसका संबंध हिंदू से है, ना क्रिश्चियनिटी से है, ना सिख से है। तो ये सबसे बड़ी बात कि ये है सेकुलरिज्म। मेरे को जहां तक पता चला है कि कम्युनिस्ट पार्टी से भी, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के भी थे भगत सिंह, यहाँ थोड़ा सा मैं मुतमीन नहीं हूँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। क्योंकि जो मैंने शुरू में बात की कि जब भगत सिंह को हम पूरा पढ़ेंगे तो भगत सिंह
की एक भूख है कि जहां से भी अच्छी चीजें मिलती हैं उसको ग्रहण किया जाए जी और अपने नौजवानों में लागू किया जाए। जी तो वो तो गुरु गोबिंद सिंह जी से भी प्रभावित है, कमाल जी पाशा से भी प्रभावित है। जी अगर वो बयान पढ़े तो उसने 10 पर्सनैलिटियों को नाम लिए दिया है कि जी ये लोग हैं जो जिन्होंने कहा है कि जब कोई रास्ता ना रह जाए जी तो हथियार उठाना जायज है। तो वो जहां से अच्छा मिला जी तो वो, तो अब लास्ट दिनों में वो किताब लेनिन की पढ़ रहे हैं तो हम अगर उनको कह दें कि वो कम्युनिस्ट बन गए, नहीं, जी मेरी जो समझ पड़ी है, किसी को इससे सहमति हो या ना हो, जी लेकिन मैंने जितना पढ़ा, जितना समझा है और जितना मार्क्सवादी नजरिए से, क्योंकि मार्क्सवाद में जी बुनियाद कम्युनिस्ट विचारधारा का बिल्कुल मार्क्सवाद है, बिल्कुल उसमें एक हिस्टोरिकल डिलेक्टिकल मटीरियलिज्म आता है, जी ऐतिहासिक पदार्थवाद, कि आप सच को कैसे जाने, जी ये नहीं कह देने से भी हाँ भी वो जैसे। तो अब मैंने जब जानना चाहा कि क्या कम्युनिस्ट है कि नहीं है, जी तो मैं हैरान होता हूँ कि ये जो नास्तिक होना है ये कहीं भी कम्युनिज्म में नहीं लिखा जी कि एक नास्तिक ही जो है वो कम्युनिस्ट बन सकता है। बिल्कुल। हाँ, किसी भी धर्म में किसी रहकर कम्युनिस्ट विचारधारा कम्युनिज्म को होने अपनाया का जा सकता मतलब है कि सभी को बराबर समझना, ना किसी की लूट करना, ना किसी को लूटने देना है, है। जी जो हमारे पास आता है वो सभी का हो, जी ये है कम्युनिज्म का एक बुनियादी। और उनका ये है कि अगर आपके सामने एक भूखा मर रहा है और आप खूब पेट भरकर खा रहे हैं तो ये कोई अच्छा समाज नहीं है। इसको आप उसके ऊपर छोड़ करके कर्म हैं, पिछले कर्मों का फल है, जी उसने अच्छे कर्म किए थे इसलिए उसको इतनी सूरतें मिल रही है, आप गरीब ना, वो तो इस तरह से कम्युनिज्म बिल्कुल एक अलग है, उसका नास्तिकता धर्म से कोई वास्ता नहीं। तो जी भगत सिंह जैसे कहता है कि मैं रोमांसवादी से राजकतावादी, फिर एक समाजवादी बन रहा है, जी और समाजवादी के बाद एक कम्युनिस्ट बहुत ऊपर का पड़ाव है। बिल्कुल वो तो कोई भी इस धरती के ऊपर इस समय में अगर वो कम्युनिज्म के मुताबिक देखा जाए तो बहुत मुश्किल। भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहा है, उस जी तरफ उसका एवोल्यूशन चल रहा है। जी हाँ, अगर जिंदा रहते, उनको फांसी या उनको मौत की सजाए मौत जी ना मिली होती तो शायद वो क्या बनते कह नहीं सकते, क्योंकि उनके भी साथी जो उनके साथ बहुत जिनको उम्र कैद हुई, जेलें भुगत कर आजाद भारत में आए, कुछ वो सीपीआई में गए, कोई सीपीएम में गए, और कई जो थे वो कांग्रेस में भी गए। जी जी और यहाँ तक कि आप हैरान होंगे कि भगत सिंह के भाई जो थे जी वो उस समय के जनसंघ में, यूपी में भी वो उन्होंने जनसंघ की तरफ से एमएलए। इसका मतलब कि विचारधारा जो है ना तो परिवारक होती है जी और निरंतर बदलती रहती है। तो इसलिए आपका जो सवाल था कि क्या कम्युनिस्ट से, मैं कहता हूँ कम्युनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैसा कम्युनिस्ट जो भारतीय समाज के अनुसार परिस्थितियों को वो समझ रहे हैं, जी क्योंकि उनकी जेल डायरी में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि उन्होंने केवल कम्युनिज्म की ही कोटेशन नोट की है, उन्होंने सभी नहीं की है। तो इसलिए वो सीखने वाले शिक्षार्थी हैं अभी। जी 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 डॉक्टर साहब, अगर हम पीछे इतिहास पढ़ते हैं आज, और आपके बारे में मैंने जितना सुना है कि आपने इसको गहराई तक जानने के लिए लंदन तक का भी सफर किया है जो। और दूसरी बात, अगर बात करें तो पीछे इतिहास में जितने भी लोगों को फांसी की सजा दी गई है करीब दिन में दी गई है, लेकिन जब ये 3 शहीदों की बात आती है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो इनको शाम के समय क्यों फांसी दी गई? क्या बड़ा कारण मानते हैं? इतिहास, छाबड़ा जी, इतिहास जी जो है वो आद काल से, जब से हमें इंसान को सोचने की समझ बनी है जी तब से ही इतिहास बन रहा है। जी कुदरत के साथ, अपने भूख के साथ, किसी से भी जब संघर्ष होता है तो दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं, एक मारने वाली है, एक जिंदा रखने वाली। तो वो दो ताकतों का जो संघर्ष है उसी का नाम इतिहास है। जी अब वो संघर्ष में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। जी हारने वाला और तरह से उस घटनाओं का वर्णन करेगा, जीतने वाला और तरह से। बता दोनों इतिहास ही रहे हैं, जी लेकिन दोनों अपनों अपने नजरिए से जी इतिहास बता रहे हैं। इसलिए जो ऐसा इतिहास है जी वो इतिहास कभी भी पूरा नहीं होता, जी अधूरा होता है। जी अगर भगत सिंह के विरोधी भगत सिंह के बारे में बात करेंगे तो वो उसको कोई सिख सिद्ध करना चाहेगा, कोई उसको धर्म के साथ बांधेगा, कोई कहेगा नहीं जी वो उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए थे इसलिए वो शायद वो एक सनातनी था, उसने हिंदी भाषा के प्रति
लेख लिखे हैं, जी। इसलिए शायद वो एक। हिंदू। तो इसी तरह से अगर भगत सिंह के बारे में या कोई उसको शिक्षित करना चाहेगा जी। तो वो पकड़ेगा कि नहीं जी, वो देखो उसने दाढ़ी मूछें भी थी, पगड़ी बांधता था, और तो आखिर में तो उसने ये कर लिया, वो कर लिया, उसने बाल भी रख। तो ऐसी बातों में जी। इतिहास जो है अधूरा है। जी। अभी मैं इसी बात को आज के संदर्भ में थोड़ा सा आपके सामने, अब यह पिछले 1 महीने से हमारे हिंदुस्तान में बहुत खतरनाक रुझान हुआ बिल्कुल। कि 500 साल पुरानी घटनाओं को लेकर जी। दोनों दो तरह के जो है पहलू सामने आए। दोनों ने ही, एक ने उसको कह दिया कि वो बारी हैं, गद्दार हैं, वो इस देश को लुटेरे वाले हैं। दूसरे ने कहा जी नहीं जी, आपके बड़े जो थे जी। वो गद्दारी थे, उन्होंने बुलाया था। तो ये जो कंट्रोवर्सी आती, ये इतिहास का सबसे खतरनाक, वो जो मैंने पहले कहा कि जीतने वालों का इतिहास अलग होता है, हारने वाला। लेकिन एक मार्क्सवादी अगर चिंतक होगा या सच्चा जी। ढूंढना चाहेंगे, सच की बेला का जो मुद्दई होगा, जो सच को खोजना चाहेगा, जी। तो वो कोई तीसरी चीज सामने लाएगा। तो मेरे सामने भी यही सवाल था जो अभी आपने कहा कि उनको रात को क्यों मारा, जबकि 121 लोगों को बरतानिया हुकूमत ने हिंदुस्तान में फांसी दी गई, और उस 121 में से लगभग 100 के करीब पंजाब के साथ, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इस इलाके के लोग हैं, शहीद हैं जी। और सभी को जो है सुबह के समय फांसी दी जाती है। आज भी वही ट्रेडिशन है। तो ये सबसे पहला ये जो सवाल है, ये देखो हम मान तो लिया, लेकिन किसी ने भी, मेरी जो मैंने खोज करके लाया हूँ उससे पहले जितनी मर्जी आप किताबें पढ़ लीजिए, सभी ने, जो गोरों ने बता दिया जी कि वहाँ रात को जेल के बाहर बहुत था, भीड़ हो गई थी, लोग इकट्ठे हो गए थे, इसलिए हमने उनकी लाशें जो है गुप्त रूप से जला दी। बहुत से इस तरह से प्रचार किए जाते हैं कि उन्होंने फांसी तो देनी थी सुबह 24 को, लेकिन महात्मा गांधी के कहने के ऊपर उन्होंने रात को फांसी दे दी, क्योंकि महात्मा गांधी ने कराची सेशन में भाग लेने जाना था। अब उद्देश्य ऐसे जो प्रचार किए गए हैं, ये उद्देश्य ये ऐसे क्यों है? क्योंकि बहुत कुछ छुपा हुआ है। बिल्कुल, बहुत कुछ जानबूझकर बरतानवी हुकूमत ने बहुत सा सच को छुपा कर रखा, और वो सच को ढूंढने के लिए जब मेरे पास कुलवंत सिंह जी कूनर हैं, वो उनके जो गॉड फादर थे, जैसे हम धर्म पिता कहते हैं, किसी ने उनको गोद ले लिया, या कई मान लेते हैं कि हाँ जी मेरे पिता समान है। तो एक दिलीप सिंह इलाहाबादी थे जो बरतानिया हुकूमत के एक जासूस थे, सीक्रेट एजेंट, जो आज आईबी है, जो एनआईए है, जो बढ़िया संस्थाएं हैं, इसी तरह का जो आईबी था, इंटेलिजेंस ब्यूरो था उसमें। और उनका काम ये था कि जितनी रिपोर्टें नीचे से आती हैं उनको पढ़ना। वो संस्कृत, पंजाबी और उर्दू के माहिर थे, तो वो उन रिपोर्टों का जो एनालिसिस करके निचोड़ जो था अपने बॉस को बताना आता था। तो वो जो बातें वो दिलीप सिंह जी ने कुलवंत सिंह कूनर जी को बताई, अपने बेटे को, कि सच ये है। तो मैं तो डरता हुआ बाद में मैं आर्य समाज में एक प्रचारक बन गया, मैं वो बातें लोगों को नहीं बता सकता। तो आपने ये कोशिश करनी है। तो वो जो उनके लिखे हुए, कूनर साहब की लिखी हुई लिखते हैं जी, मेरे भाई जो लंदन में है छोटे, उनके पास वो लेकर आए, क्योंकि वहाँ वो भी नाटककार हैं, लेखक हैं और रेडियो के ऊपर भी काम करते हैं। तो तेजिंदरपाल सिंह सिंधरा के पास वो लेकर आए। तो मेरे छोटे भाई को पता था कि मैं एक मार्क्सवादी हूँ और साइंस के हिसाब से सारा, तो शुरू से तो उन्होंने मुझे दिया कि आप भाई साहब आप आओ लंदन और हम आपकी मदद करते हैं, तो आप इस नतारा करें कि उसके हिसाब से जो वो दिलीप सिंह कह रहा है कि रात को इसलिए मारा गया क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को मारने का फैसला, इस तरह से मारने का फैसला जो है रात को मारने का, वो कम से कम 5 महीने पहले फैसला कर लिया गया। और वो फैसला बकायदा एक
गुप्त रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से एक उसका नाम रखा गया ट्रोजन हॉर्स जी बकायदा। तो जब वो ढूंढने के लिए मैं वहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऑफिस रिकॉर्ड और यॉर्कशायर यूनिवर्सिटी जहाँ से ये लॉर्ड इरविन जी ये आते हैं, तो जब मैं ढूंढना शुरू किया तो वहाँ धीरे 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 सबसे पहले तो मुझे भगत सिंह की वो बातें, उसके जीवन की वो बातों जो हमें भी नहीं पता थे, लगभग मैं तब करीब मैं 50 साल का हो गया था, जी तब तक भी मुझे वो बातें नहीं पता थी कि भगत सिंह में इतना टैलेंट है। जब मैं वहाँ जाकर के जो सीआईडी की रिपोर्टों में उनको रखा गया, कैसे है क्या किया गया, जी तो वो ढूंढते ढूंढते वो असल उद्देश के पीछे गया। जी तो वो देश को मैंने ये जो सबसे पहले मैंने उसको लिखा पंजाबी में, जी तो वो था ये जो है लुकिया सच। लुकिया सच। जी लेकिन जब ये खरड़ा मैंने छपने के लिए दिया यहाँ लोकगीत प्रकाशन वालों को, जैन साहब रही जैन जी, उन्होंने सारा पढ़कर वो खुद हैरान हुए कि ये तो आप क्या बम फेंकने जा रहे हो, ये तो सारा भगत सिंह का अब तक जो कुछ लिखा गया है बिल्कुल उससे उल्ट बातें आप लेकर आ रहे हो। तो आप ऐसे करो कि इसको मैं पंजाबी में नहीं छापूंगा, पहले मैं चाहूंगा इंग्लिश में आप लिखो। तो मैंने कहा जी मैं पंजाबी का लेखक हूँ, इंग्लिश तो कहते जी आप डॉक्टर हो, आप अंग्रेजी तो पढ़े। मैं कही ठीक है, मैं जितनी अंग्रेजी पढ़ा मैं सिंपल अंग्रेजी में तो लिख सकते। कहते जी आप सिंपल में लिखो। तो तब छाबड़ा जी ये किताब है, ये हरीश जैन जी जो यूनिस्टार वाले पब्लिकेशन वाले हैं, तो उन्होंने ही ये मार्टीडम ऑफ शहीद भगत सिंह, सम हिडन फैक्ट्स अबाउट मार्टीडम ऑफ भगत सिंह, तो जब वो मैंने अपने ढंग से सिंपल, तो वो किताब जब छपकर बाहर आई, उसका जो रिव्यू उस समय के दी ट्रिब्यून में, अलाइव में, और बहुत बवाल भी हुआ और बहुत ऊपर। और मैं एक यहाँ आपके इलाके में बैठा, चुपचाप बैठा हुआ एक अदना सा अपनी रोटी के लिए बैठा था, तो यहाँ मेरे ऊपर पुलिस वाले भी आए, यहाँ बहुत मुजाहरे हुए, प्रोटेस्ट हुए कि ये किताब जो है झूठ का पलंदा लेकर आ गई है, ये तो हमारे। तो अब वो जो बात अभी कही है, आज क्या हो रहा है, एक ने कह दिया कि औरंगजेब बहुत जालिम है, दूसरे कहते नहीं जी आपके बड़े जो थे वो गद्दार थे, उन्होंने उसको बाबर को बुलाया था। तो अब दोनों में झगड़ा हो गया। वही हालत मेरे साथ आज से 20 साल पहले हुई। बिल्कुल। लेकिन फिर वही जैसे जैसे पढ़ा गया, सबसे पहले संस्था के एसएसपी का मेरे पास आया कि आपकी किताब है तो आपको खतरा। मैं कोई खतरा नहीं, देखो मैं दे रहा हूं, लोग फैसला करेंगे। तो जब ये किताब लोगों में आई और 1 साल बाद ये पंजाबी में जब किताब आ गई, और इन किताबों को आए हुए अब 20 साल हो चले हैं, और मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, इस किताब में भी मैंने चैलेंज लिखा था कि अगर मेरी बातें, अगर वो खरकड़ कलाम में जो हड्डियां पड़ी हैं और लाहौर में जो कागजात पड़े हैं उनको फूला जाए, तो आपको एक, अगर ना वो हड्डियों का डीएनए तीनों में से मिल जाता है तो ये किताबें झूठी हैं, मुझे फांसी लगा दी जाए। तो इसके ऊपर अभी तक किसी ने भी नहीं, बल्कि यहाँ तक कि मैं आपको बताऊंगा कि जब ये किताब रिलीज होने के बाद आई तो एक हमारे हिस्टोरियन हैं, सिख धर्म के तो बहुत बड़े वो हिस्टोरियन हैं, हरजिंदर सिंह दलगीर, उन्होंने किताब पढ़ के 40 नुक्ते नए कि मैं इतना पढ़ा हूँ। वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री में रहे, ये जो सिख रेफरेंस लाइब्रेरी है उसमें आज भी उन्होंने इतनी किताबें होंगी। तो वो उन्होंने मुझे जो, और एक प्रेम सिंह, डॉक्टर प्रेम सिंह और गुलजार सिंह संधू पंजाबी ट्रिब्यून, उन्होंने जो मुझे कम्प्लीमेंट दिए कि हम इतनी उम्र से पढ़ रहे थे, जो सवाल सिंधरा जी आपने उठाए हैं और जो जवाब और उनका सबूत दे दिए, उनका कोई जवाब नहीं। मैंने पहली बार सिद्ध किया था कि ये एक दिन में फैसले ने, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो नेशनल आर्काइव से वो सबूत बाहर आए हैं, जो टेलीग्राम आजकल आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगी। 17 मार्च 1931 को दिल्ली से वो वाइस जो
उस समय का वायसराय है, जी तो वो होम मिनिस्ट्री लाहौर को कहती है कि आपने जो हमें प्रपोजल भेजी है 16 मार्च वाली, वो एक्सेप्टेड है और उसी तरह से काम किया जाएगा जी और आप सभी को इन्फॉर्मेशन कर दीजिए। जी और आप हैरान होंगे, सोचने वाली बात है कि राजगुरु जी उनके माता महाराष्ट्र से, जी जब गाड़ियां इतनी फास्ट नहीं चलती, रेलगाड़ी से बिल्कुल 3 दिन के सफर के बाद वो भी 23 तारीख को सुबह पहुंच चुके हैं मुलाकात के लिए। जी उनको सभी को, भगत सिंह के परिवार वालों को, सुखदेव के परिवार वालों को, तीनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटर लिखकर इंफॉर्मेशन दिया था कि आप सभी की मुलाकात जो है 22 मार्च को जी और 23 मार्च को होगी, किसी समय भी को फांसी, ये आखिरी मुलाकात होगी, आप आकर मिल लो। इसका बल्कि प्री प्लान उन्होंने फैसला कर लिया। तो बिल्कुल इल्जाम लगाया जाता है गांधी के ऊपर कि उसके कहने से उसने इरविन के साथ जब समझौता किया है तो उसने कह दिया कोई बात नहीं, इनको माफ नहीं। जी तो सबसे पहले तो हमारे देश में नौजवानों को भगत सिंह के साथ जोड़ते जोड़ते जब हम गांधी को बदनाम करते हैं, गांधी के ऊपर दोषारोपण करते हैं, जी तो ये सबसे बड़ा बेइंसाफी भगत सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और सब बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगी। सो अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे, हमारे दर्शकों से साझा हाँ, करेंगे। मैं भी दर्शकों को अपील करूंगा कि अगर मेरी बातों के ऊपर कहीं भी आपको संदेह है, कोई शंका है, अगर आप सवाल उठाओगे तो मुझे मौका मिलेगा कि मैं और ढूंढूं और खोज करूं और आपके सामने कुछ और बातें ला सकूं। यही सीखने और सिखाने का ढंग है। नमस्कार, धन्यवाद जी।